देखिए, जब भी पंजाब में इलेक्शंस हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, पंजाब में जब भी कोई मुद्दा उठता है, मीडिया के अंदर खालिस्तान का नाम क्यों आने लगता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 1984 में हुआ था, लेकिन भिंडर वाले का जो रेफरेंस है वो आज भी क्यों दिया जाता है। और इससे पहले कि हम अभी जो अमृतपाल सिंह वाला इंसिडेंट हुआ वो डिस्कस करें, इससे पहले इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में हमें स्टोरीज तो पता है, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो ये उस टाइम का पूरा सिख अंपायर है, और जिसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए, जब महाराजा रंजीत सिंह सिख अंपायर रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था, कोई अटैक नहीं किया था। और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और सिख अंपायर थोड़ा वीक हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सिख अंपायर के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और ये जो हरियाणा वाला पार्ट है ये ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर में जोड़ दिया। पहले जो हरियाणा था वो सिख अंपायर में नहीं था। और ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अभी आपको आगे रेलेवेंट लगने लगेंगी। अब ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर पे कब्जा करके राजा रंजीत सिंह के जो बच्चे थे उनको पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट करा दिया था, ताकि आगे चल के अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो सिख अंपायर को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से एक्चुअल में सिख अंपायर का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला था वो कोई बचा नहीं था। जो लोकल महंत थे वो गुरुद्वारे के प्रीस्ट बने और उन्होंने कंट्रोल लिया। ये जो चीज थी, महंतों ने जो गुरुद्वारे पे कंट्रोल लिया था, ये चीज सिख्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट शुरू किया और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि ये गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते। और प्रेशर इतना बड़ा कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आजकल आप न्यूज में सुनते हो SGPC, वो इसी वजह से बनी थी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंत को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया। और आज की डेट में भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। आज भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और SGPC जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम से ही सिख कम्युनिटी का फ्रंट फेस बना। और जो अकाली दल है और SGPC, इन दोनों में काफी क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम से ही। सिख अंपायर उस टाइम से ही काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्थी अंपायर था। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिख ये मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स ये जो कब्जा किया ये टेम्परेरी है, ये यहाँ से जब हटेंगे तो इनको इनका सिख अंपायर जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो बिलीव था कि सिख अंपायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इसको पहला झटका लगता है 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा जहां पे वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। देखिए, सिख कम्युनिटी इस इंप्रेशन में थी कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हमारा सिख अंपायर हमें वापस मिल जाएगा। आप पुराने स्कल्पचर भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज करेगा खालसा। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात थी, इसको सुन के सिख कम्युनिटी उतनी खुश नहीं थी। और जब 1946 यानी कि आजादी से लगभग एक साल पहले जब ब्रिटिशर्स के जाने की बात होने लगी तो सिख लीडर्स ने यह बात उठाई कि अंग्रेजों ने धोखा करके सिखों से पंजाब छीना था और जब वो जा रहे हैं तो अंग्रेजों को पंजाब उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि नंबर्स क्या है, यानी कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है। 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15% के आसपास थे। और सिख कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का वो सिर्फ 1% हिस्सा था। तो यहाँ पे भी सिख डिसएडवांटेज पे थे। और इन सारी चीजों की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स की बात आएगी तो सिख हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। और आगे चल के सिख कम्युनिटी ने सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यूनाइटेड इंडिया के साथ मिलकर रहने में। और यहाँ पे वो इस इंप्रेशन में थे कि उनको एक अलग स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे होता यह है कि मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा थे, तो अंग्रेजों को जाने का जब टाइम आ रहा था तो मुस्लिम्स ने पार्टीशन की बात कर दी। और पार्टीशन की बात से सिख कम्युनिटी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के अंदर भी मुस्लिम नंबर्स में ज्यादा हैं, तो अगर पार्टीशन होगा तो पंजाब का भी पार्टीशन होगा। इसलिए सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमें भी सिखिस्तान चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदूस को हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सिखिस्तान की मांग की। लेकिन ये सिखिस्तान की मांग इसलिए थी कि अगर पार्टीशन करोगे, वरना इंडिया के साथ रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी टाइम यानी कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सिखों को रीअश्योर किया और कहा कि पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड हैं।
मैं इसको गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पे सिख आजादी से जी सके। इस स्टेटमेंट को लेके अलग अलग थॉट्स हैं कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अब देखिए, इन सारी बातों के बाद भी बंटवारा होता है और इस बंटवारे में पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता है। पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो पूरे पंजाब में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो बंटवारा कैसे भी होता, इससे सिख कम्युनिटी डिवाइड हो ही रही थी और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सिख कम्युनिटी डिवाइड होना नहीं चाहती थी। लेकिन पार्टीशन होता है और जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वो पंजाब का 62% हिस्सा था और 55% पॉपुलेशन थी। और इस प्रोसेस में सिख कम्युनिटी की 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल श्राइन्स, उनके रिचेस्ट लैंड और उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रह गई थी। जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के टाइम पे अपना घर, लैंड और प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आ गए। जो इंडिया में आना नहीं भी चाहते थे उनको पार्टीशन के टाइम पे हुए वायलेंस की वजह से आना पड़ा। इसलिए पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था वो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी का हुआ था। लेकिन सिख कम्युनिटी ने बहुत ही कम टाइम में फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। और पाकिस्तान से जब सिख आए थे तो पहले तो सिख माइनॉरिटी में थे, अब वो पंजाब में मेजॉरिटी में आ गए थे, जिससे सिख कम्युनिटी का एक अलग सिख स्टेट होने का जो सपना था वो फिर से पूरा होता हुआ दिख रहा था। हालांकि ये सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद भी कुछ चीजों को लेकर सिख खुश नहीं थे। खुशवंत सिंह की किताब आ हिस्ट्री ऑफ द सिख में उन्होंने लिखा है कि रोड ट्रांसपोर्ट, जिसपे एक तरह से सिख कम्युनिटी जो थी उनकी मोनोपोली थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। साथ में कलकत्ता में भी बस और टैक्सी सर्विसेज पे सिख का कंट्रोल था। तो वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले बंगाली रिफ्यूजी जो थे उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। और सिख कम्युनिटी में एक कल्चर है देश की आर्मी को सर्व करने का, तो आर्म फोर्सेज में भी भर्ती के लिए जो पहले सिख कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती थी उसमें भी चेंजेस हुए। हालांकि ये चेंजेस हर स्टेट के लिए हुए, लेकिन इसको लेके भी सिख कम्युनिटी नाराज थी और अपना एक अलग स्टेट चाहती थी। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी वाले इलाकों को मिला के एक स्टेट भी दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू भी कहते थे इसको। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देख के कांग्रेस ने इसको हटा दिया। अब इसके बाद 1956 आता है और इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें यह था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। कई सारे सूबों में इंडिया डिवाइडेड था तो उसको डिवाइड किया गया। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो धर्म या फिर जाति के आधार पर स्टेट नहीं बन सकते थे, वो बनाना सही भी नहीं रहता, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। तो इसमें तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया। तो सिख कम्युनिटी का कहना था कि हरियाणा को छोड़ के पूरे पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है और ज्यादातर लिटरेचर भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है। तो आप हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मिला दो और हमें पंजाबी स्टेट दे दो और पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो पंजाब की। लेकिन सरकार ने ये जो डिमांड थी पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी। अब यहां से धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू होती हैं। खालिस्तान अभी भी पिक्चर में नहीं आया, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन सारी वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये अब हम नहीं सहेंगे। पंजाब में इन सारी चीजों को लेकर सिख और हिंदू कम्युनिटी में छोटे लेवल पे राइट्स भी हुए। मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख रिलीजन तभी बचेगा जब सिख प्रांत होगा और यहीं से उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मूवमेंट था ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने पंजाबी सूबा जो स्लोगन्स थे उसको बोलने तक में बैन लगा दिया था। 12,000 के करीब अकालीस जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें मास्टर तारा सिंह अमरन अनशन पे रहे, अकालीस को अरेस्ट किया गया, नाउ और नेवर मूवमेंट और भी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। सारे प्रोटेस्ट रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हो गए। इस वॉर में भी सिख सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस थी उसका रियलाइजेशन हुआ और 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 3 स्टेट में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें चंडीगढ़ के ऊपर फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। उस टाइम चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी स्पीकिंग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और ये कहा कि इसको दोनों स्टेट शेयर करेंगी। इसको लेकर सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यही रीजन था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर भी